हेलो एंड वेलकम टू यूडी पाठशाला केमिकल काइनेटिक्स। बोर्ड के लिए हम लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। जिस पॉइंट के अबाउट हम सबसे पहले बात करेंगे उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा क्या करेंगे, इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। देखिए, जैसे हुआ ये कि ए गिव बी, ठीक। इसमें क्या करेंगे, कोलिजन करके, क्या बोलेंगे, बोलो, कोलिजन। कोलिजन कर के मतलब कि ए से बी के पास हमको जाना है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि कोलिजन करके जाओ। देखिए ध्यान से, हम पहले ही बात किए हुए हैं कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर n या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का पावर n, है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट concentration of reactant after t second, concentration of reactant after t second, after t second का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट ऑफ, मतलब कि रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकेंड, रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकेंड। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो उसके जगह पर एक इक्वालिटी का साइन आएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर हम K लिख सकते हैं और यहाँ पे R का पावर N कर सकते हैं, X कर सकते हैं, जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो R जो है, R इज इक्वल टू K, R के पावर N है ना, मतलब कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो भी है, या फिर ये काम करते हैं A का पावर N रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट A ही तो है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना, या फिर इसी बात को बोलते हैं, एक बार थोड़ा सा बस ध्यान से, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। और यह एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। जिस तरह से हम लोग कोलिजन के बारे में बात किए थे, एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में, वहां पे हम क्या बात किए थे, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। तो मॉलिक्यूलरिटी के बारे में आपको यह बताया गया था कि वहां पर जो मॉलिक्यूलरिटी हम निकालते हैं वो थियोरेटिकल बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, ठीक है। के का मतलब यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एन मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम तो आपको एक एग्जांपल दे करके क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं इन्हीं चीजों को। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पर कि ये ए है प्लस बी गिव सी प्लस डी, सी प्लस डी। अब यहाँ पर मान लो इसका कंसंट्रेशन N1 है, इसका कंसंट्रेशन N2 है, उसके बाद में कंसंट्रेशन N1 हो गया, N2 हो गया, और इसका कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं कि N3 है और इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि N4 है। अब हमको अगर रेट लिखना होगा तो रेट जो है वो क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के ए के पावर और बी का पावर समथिंग, है ना। अब यहाँ पर अगर हम चाहें कि यहाँ क्या सर n लिख दे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और b के पावर जो है वो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दे, लेकिन ऐसा हम नहीं लिखते हैं। सर ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि यह एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है और एक्सपेरिमेंट में हो सकता है कि हमारा जो पावर, मतलब कि ए का जो पावर यानी कि ए का जो ऑर्डर आया है
वो हो सकता है कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं हो, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं y। हम बोले चलो ठीक है, अच्छा बात है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ, जितना भी रिएक्टेंट है, अगर हम सबसे पहले एक चीज आपको बताते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो कितना है, x है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b कितना है, y है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान बात है, कुछ नहीं करना होता है, बस क्या करना है, दोनों ऑर्डर को जोड़ देना है, x प्लस y हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर क्योंकि हम पहले ही बोले हैं यह एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, तो इट्स पॉसिबल कि n जो है वो x के बराबर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि n जो है वो x के बराबर नहीं हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। जो a का पावर है वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट n के बराबर, n मतलब a का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है। उसी तरह से जो b है, b का पावर y है, वो हो सकता है कि b के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो। ये पॉसिबिलिटी बन रहा है, ऐसा हो सकता है, पर कोई जरूरी नहीं है। उसी तरह से जो n2 है वो y के बराबर हो भी सकता है, और n2 जो है वो डज नॉट इक्वल टू y, यानी कि y के बराबर नहीं भी हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब अगर हम बात करें कि क्या ये जो आप बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए क्या होता है, डिफाइंड होता है। मतलब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि सर यहाँ जो आप लिखे हैं, जैसे कि आपने इससे पहले बात किया था मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में, हम बोले हाँ, तो मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में आपने हमको स्पष्ट तौर पर बोला था कि ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, 1 to 3 होगा, न 3 से ज्यादा होगा, 1 से कम यानी कि 0 नहीं हो सकता है, नेगेटिव में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, और उसका डेफिनेशन हम किससे लेंगे, कॉलिजन के थ्रू बताएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि यह कहना चाहते हैं कि क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड है, हाँ डिफाइंड है। क्या वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड है, हाँ डिफाइंड है। क्या यह नेगेटिव में हो सकता है, ओवरऑल हो सकता है। क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं सबके बारे में ओवरऑल, है ना। तो चलिए अब एक एक करके हम इसके अबाउट जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे पाएंगे वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। चलिए एक एक करके देते जाते हैं। ये किसके लिए डिफाइंड है, तो हम बोल सकते हैं बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स, बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड है, बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड है, ठीक है। दोनों के लिए क्या है, यह डिफाइंड है। बोले चलिए अच्छी बात। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि देखिए यहाँ a है ना प्लस b गिव c, मतलब एग्जांपल लेकर के चलते हैं, a प्लस b गिव c। कोई हमसे बोले कि ऐसे इसका रेट हमको दिया हुआ है, कि मतलब कि जो रेट है, रेट हमको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि a के पावर दिस एंड b के पावर हाफ, a के पावर 1 एंड b के पावर। हमसे बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए, तो कुछ नहीं करो, दोनों का पावर क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये एक और आधा मिलकर के 1.5 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है 1.5, ठीक है। इसी तरह से यानी कि हम कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई बोलता है कि सर इसका स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो ऑर्डर 1 + 1 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं कि यह एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, और एक्सपेरिमेंटल डाटा एक्सपेरिमेंट से आता है और वही पावर में लिखा जाता है कि इसका ऑर्डर क्या है, ए के रिस्पेक्ट में 1 है और बी के रिस्पेक्ट में आधा है। तो ओवरऑल ऑर्डर जो हमको ये दिख रहा है। बोले चलो ठीक है, अब हम इसके अबाउट कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैक्सिमम जो ऑर्डर हो सकता है, मैक्सिमम ऑर्डर वो कितना हो सकता है,
तो मैक्सिमम ऑर्डर जो हमारे पास आता है, मैक्सिमम ऑर्डर वो कितना के बराबर आता है, 3 के बराबर आता है। मैक्सिमम ऑर्डर 3 के बराबर आ सकता है। ठीक है, क्या ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है? हाँ, फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे नोट डाल करके यह लिखना है कि ये इंडिविजुअल नेगेटिव कभी इंडिविजुअल नहीं हो सकता, ओवरऑल हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन ओवरऑल, है ना, पूरा के पूरा ओवरऑल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फ्रैक्शनल हो सकता है, हाँ, क्या जीरो हो सकता है? हाँ सर, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है? तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। इसके अलावा, है ना, बात करें कि मॉलिक्यूलरिटी हो सकता है, दिस हो सकता है, डेट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, मतलब कि फ्रैक्शन में हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो क्या हो सकता है सर? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे नोट डाल करके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना हमेशा हमेशा के लिए। नोट डाल करके अगर हम एक बात लिखना चाहें यहाँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन में, स्पेशली किसमें? एलिमेंट्री में, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का अगर बात करते हैं तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। मतलब अगर एलिमेंट्री रिएक्शन हमको दिया हुआ है और यह हमको पता चल गया कि उस पार्टिकुलर ऑर्डर का, उस पार्टिकुलर रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना है, तो हम ऑर्डर बता सकते हैं। और अगर हमको ऑर्डर पता चल गया तो मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है ना, इक्वल होता है ना। और इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में क्या होता है? ये सम, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी जो होता है ना, जैसे कि मान लीजिए हम आपको ये बता रहे हैं कि A प्लस बी गिव C। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका क्या लिखना चाहें, रेट लिखना चाहें, तो K A के पावर 1 है और B के पावर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि हम यह बोल दिए हैं कि यह एक या मतलब कि एलिमेंट्री रिएक्शन, यह एक एलिमेंट्री रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में हमको मॉलिक्यूलरिटी निकालना है, और मॉलिक्यूलरिटी होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी कितना आ गया सर? हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी 2 आ गया, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कितना होगा? 2 ही होगा। तो 1 के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूलरिटी 1 है, 2 के रेस्पेक्ट में कितना है? बी के रेस्पेक्ट में 1 है, तो वही हो गया हमारे पास ऑर्डर भी। मतलब इसका हम ऑर्डर सीधे सीधे क्या बता सकते हैं? ऑर्डर हमारे पास कितना हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में, ये बहुत अच्छा सा पॉइंट है, मेरे समझ से ध्यान रखना, बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब चलिए, अगर मान लो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोल दिया, जैसे कि ये अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखिए, जैसे कि ये एक हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन था तो हमने ये आंसर दे दिया। और अगर मान लीजिए हमको बोला A प्लस बी गिव C, यह एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यह एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, फिर क्या करना है? तो फिर हम इसके मॉलिक्यूलरिटी तो हम बता सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलरिटी बता, मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मीनिंगलेस होता है। क्या होता है बोलो? मीनिंगलेस। पहले ही बार में हम बता दिए हैं, मतलब मॉलिक्यूलरिटी जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मीनिंगलेस होता है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर भी नहीं बता पाएंगे, ऑर्डर हमको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि ऑर्डर एक क्या होता है? नहीं पता। ऑर्डर क्या होता है सर? ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, और उसके लिए अगर हमारे पास रेट का इक्वेशन लिखा होता K इक्वल टू A बराबर इतना और दिस बराबर उतना, तब हम बता पाते। और यहाँ पर क्या है, उन्होंने बोला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और रेट हमको नहीं दिया, तो रेट नहीं दिया तो हम ना मॉलिक्यूलरिटी तो मीनिंगलेस ही होता है, और ऑर्डर के बारे में भी नहीं बता सकते हैं। पर वही अगर यह एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाए, वही अगर यह एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाए, तब रेट इक्वल टू के A के पावर 1 B के पावर 1 सीधा सीधी, तो फिर हमको मॉलिक्यूलरिटी पता चल गया 2, उसी तरह से ऑर्डर भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? ठीक है, तो यह हमारे पास एकदम अच्छा सा समझ सकते हैं, यहाँ से एक अच्छा सा पॉइंट बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था किसके बारे में? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक,
अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा और बात करना चाहें तो अब हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रेट कांस्टेंट के बारे में, जिसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे थे। सपोज हमारे पास कोई एक रिएक्शन है ना, A प्लस बी गिव सी, ये N1 है, ये N2 है और ये N3 है, ऐसा हम करके लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ से किसी ने बोला कि रेट लिख के दिखाओ, हम बोले K इज इक्वल टू N, है ना, K इक्वल टू A के पावर X और B के पावर Y, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा है और इस तरह से गिव है ना। तो यहाँ पे अगर हमको कोई बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम बोले x प्लस वाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, जहाँ पे k क्या है? रेट कांस्टेंट। अब इफ x एंड y इज यूनिट, मतलब कि जब भी पावर कंसंट्रेशन का पावर अगर यूनिट हो जाए, कंसंट्रेशन का पावर अगर क्या हो जाए? यूनिट हो जाए। यूनिट का मतलब सर, कंसंट्रेशन का पावर अगर कंसंट्रेशन का पावर x एंड y, कंसंट्रेशन का पावर अगर यूनिट हो जाता है तो जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के बराबर, जो रेट है वो किसके बराबर हो जाता है? रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। ठीक है, पहली बात। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये Na है गिव B, है ना, मतलब A जो है वो B प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर रेट इज इक्वल टू के A के पावर जो है वो मान लीजिए N है, ठीक है, और N जो है इसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सर आप तो बोले थे नहीं हो सकता, हम बोले हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है ना। आफ्टर टाइम t मान लेते हैं कि A का पावर जो कितना हो गया है? N टाइम हो गया। आफ्टर टाइम कितना हो गया है? N टाइम। बोले चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अगर हमको ये लिखना है तो K इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सर रेट, है ना, अपॉन A के पावर ft के पावर n, ठीक है, at के पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। बोले चलो कोई दिक्कत ना। अब हम चाहते हैं कि एक यहाँ पे लिखिए, चलो ये अब k को k ही रहने देते हैं, जो कि रेट कांस्टेंट है। रेट को हम क्या लिख सकते हैं सर? रेट को हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। वही अगर हम बात करें कि ये जो A और T है ना, AT के पावर समथिंग है, तो ये आखिर है क्या? तो ये भी तो A का मतलब है रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह का साइन जब भी बना होता है उसका मतलब कंसंट्रेशन होता है, और उसमें लिखा हुआ गिवन इक्वेशन के हिसाब से ये रिएक्टेंट है। तो ये हो गया आफ्टर T टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब यहाँ पे जो है वो कंसंट्रेशन है, किसका? कंसंट्रेशन है ना। तो कंसंट्रेशन के पावर n है। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो k इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन का पावर माइनस का 1, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा अपॉन डेल्टा टी। तो k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, मान ले इसका पावर 1 और ये दोनों बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो ऐड पावर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो पावर को ऐड कर देते हैं तो कंसंट्रेशन का पावर कितना हो जाएगा? 1 माइनस n। ऐड करने का मतलब विथ साइन ऐड कर दिए, और जो टाइम है उसको ऊपर ले जाते हैं तो ये भी हो जाएगा टाइम का पावर माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं यूनिट ऑफ क्या गया? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आ गया, है ना, जहां पे n का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यह जनरल टर्म है किसके लिए? इसके, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मतलब कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस n t के पावर माइनस n। कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस n t के पावर माइनस n, यानी t का मतलब यहाँ पे टाइम, t का मतलब यहाँ पे क्या है? टाइम। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। अब यहाँ पे हमको ये बात समझ में, अब जरूरत पड़ने पर हम आपको ये बताएंगे n का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये जो किसके लिए एप्लीकेबल है और किसके लिए नहीं है। क्या ये सभी के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, सभी के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, तो जब आएगा समय तब बताएंगे। अभी यह ध्यान रखना है कि कभी आपसे पूछे कि क्या रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस n इंटू टाइम का पावर n माइनस 1, ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जरूरी। अब हमको क्या है देखिए, कोई हमको बोले कि रेट ऑफ मतलब कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता किया जाए, है ना, हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे डिटरमाइंड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना, कि अभी जब भी डाटा जो है वो इनसफिशिएंट हो, डाटा गिवन ही ना हो, है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन डाटा इनसफिशिएंट तो क्या पता किया जा सकता है, चलिए कोशिश करते देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका है यूनिट ऑफ रिएक्शन देख करके, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट मतलब कि रेट कांस्टेंट का यूनिट देखो और पता कर लो, पहला। दूसरा देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में रिलेशन देख करके भी ये चीजें बताई जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ तो ग्राफ ऑफ रिएक्शन देख करके बताया जा सकता है, ग्राफ ऑफ रिएक्शन भी देख करके इन चीजों को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन डाटा इज इनसफिशिएंट, तो तीन तरीका है हमको बताने का कि ऑर्डर क्या है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो जब एक्सपेरिमेंट होगा तब बता सकते हैं, और एक एक्सपेरिमेंट नहीं दिया हुआ है तो क्या पता किया जा सकता है, तो हाँ, अगर हमको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पता चल जाए, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रेट एंड रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाए, ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट पता चल जाए, तो हम ये बात कर सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। बोले कैसे, तो चलिए अब एक एक करके सीखते हैं कि आखिर इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं यहाँ पर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो अभी हम थोड़ा देर पहले आपके सामने में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल करके आए, है ना, रेट कांस्टेंट का यूनिट, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, क्या बोले, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। चलिए तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में बात करें, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अभी अभी कितना आया था, अभी बताए हैं, तो शायद तुमको याद भी हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन का पावर कितना है, 1 माइनस n है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया था, थोड़ा सा भी अगर आइडिया रहेगा आपको डेरिवेशन का तो आप आराम से क्या कर सकते हो, बता सकते हो, नहीं तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 माइनस n और उसके बाद में टाइम इनवर्स क्या हो जाएगा, टाइम का पावर माइनस का 1। अब यहाँ पर n का मतलब ये चलिए देखते हैं, अब क्या हो गया, हमारे पास ये चीज आ गया, अब यहाँ से k का यूनिट पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, n का वैल्यू पुट करते जाएंगे, फिर हमको आंसर मिलते चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम n इक्वल टू 0 रखते हैं, मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, n का पावर 1 रख दीजिए। अब एक काम करते हैं कि सर k को k ही रहने दीजिए, क्या कंसंट्रेशन को मोल अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, है ना, मोल अपॉन वॉल्यूम का पावर 1 n माइनस डी, और टाइम के जगह पर टाइम ही रहने देते हैं, टाइम के पावर -1, के को के रहने देते हैं, मोल को मोल ही रहने देते हैं, वॉल्यूम का लीटर क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं, वॉल्यूम के लिए लीटर होता है, वॉल्यूम के लिए क्या होता है, लीटर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो लीटर लिख दिए, और लीटर का पावर कितना हो जाएगा, 1 माइनस n, और टाइम का पावर माइनस का 1। चलिए अब हम एक एक करके क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलो n का पावर 0 है, n के पावर यहाँ पे 0, इसका मतलब है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो इसका मतलब है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब क्या अगर क्वेश्चन में हमसे पूछे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, आपको अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट याद है तो उसमें n का वैल्यू 0 पुट कीजिए, n का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, मोल के पावर मोल अपॉन l इनटू टाइम आ गया, क्योंकि ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा मोल अपॉन
लीटर के पावर 1 माइनस 0 यानी कि 1 ही रह गया, इनटू टी के पावर टाइम के पावर माइनस का 1 है। मोल ऊपर रह जाएगा, लीटर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो पावर माइनस हो जाएगा, और टाइम भी ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस है, टाइम तो ऊपर ही है, माइनस का पावर रखा हुआ। तो हमारे पास जीरो ऑर्डर का रिएक्शन मोल पर लीटर पर टाइम आ गया। अब यहाँ पे पर टाइम की जगह पर कई बार सेकेंड भी गिवन होगा, मिनट भी गिवन होगा, आर भी गिवन होगा, कुछ भी गिवन हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब अगर हम n का वैल्यू क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, मतलब ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर n के जगह पर 1 पुट करते हैं, तो n के जगह पर 1 पुट करते हैं, तो 1 माइनस 1 0 है ना। तो हमारे पास कितना आ गया सर, मोल अपॉन लीटर का पावर 0 इंटू टाइम का इनवर्स। अब 0 का मतलब हो जाता है 1, किसी भी चीज का पावर 0 मतलब हो गया 1 है ना, और यहाँ पे t के पावर जो है वो माइनस का 1 रह जाएगा है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन सिर्फ टाइम का इनवर्स आ गया, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कितना आ गया, सिर्फ टाइम का इनवर्स आ गया, टाइम का इनवर्स आ गया। जैसे कि सेकेंड इनवर्स हो सकता है, मिनट इनवर्स हो सकता है, या फिर आवर इनवर्स हो सकता है, दिख रहा है चलिए, है ना, यहाँ तक तो दिख रहा। अब अगर हम यहाँ से बात करें कि सर इसके लिए क्या हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं, बोले हाँ भाई क्या नहीं लिख सकते, लिखिए। तो n का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3, इसका मतलब हो गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड के लिए नहीं लिखिए क्या, पहले सेकेंड के लिए लिखिए, है ना। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इज इक्वल टू मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस कितना करेंगे, 1 माइनस 2 है ना, इनटू टाइम के पावर माइनस का 1। चलिए क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा मोल के पावर माइनस 1 है ना, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि L का पावर जो है वो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा T के पावर माइनस का 1, यानी कि K का यूनिट जो आया वो मोल इनवर्स लीटर और टाइम इनवर्स आ गया। ये किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, है ना। तो सेकेंड ऑर्डर का अगर K का पावर मतलब K का यूनिट हमको पता है तो हम बोलेंगे ये सेकेंड ऑर्डर, ये कौन सा रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। इसी तरह से थर्ड का भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से हाफ ऑर्डर का भी निकाला जा सकता है। तो एक बार आप वैल्यू पुट कर करके निकालो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ इसका ये है थर्ड का, और फोर्थ का ये, सेकेंड का ये, दिस है। तो कम से कम आपको जीरो ऑर्डर का ये तो पक्का, अगर ये याद हो गया ना, ये वाला मोल पर लीटर, मोल अपॉन लीटर के पावर n माइनस 1 टाइम का इनवर्स, तो फिर आपको कोई भी ऑर्डर याद करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ तक समझ में आया, तो ये एक आराम से क्या कर सकते हैं सर, हम मतलब देखेंगे किसको, यूनिट को देखेंगे और यूनिट देख करके बता देंगे। किसी के आगे अगर हमको यूनिट लिखा हुआ दिख रहा है टाइम इनवर्स, हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। किसी का यूनिट हमको दिख रहा है मोल, कहाँ चला गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड, या पर मतलब पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम, तो फिर हम बता देंगे कि वो कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। उसी तरह से अगर हमको किसी का मोल इनवर्स लीटर और टाइम का इनवर्स दिख रहा है तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि कौन सा ऑर्डर है सर, ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम K का यूनिट देख करके ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन आराम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में हमको कुछ गिवन है या नहीं है पता नहीं, पर हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आपको आपके सामने एक क्वेश्चन से छोटा सा लिखते हैं। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, है ना, जैसे कि A गिव B, छोटा सा क्वेश्चन है, A जो है वो 2B प्रोवाइड कर रहा है, बोले ठीक है करने दो, ठीक है। जहां पे हमको रेट कांस्टेंट यानी कि K का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 सेकेंड इनवर्स, है ना, और हमसे पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, बस इतना ही दे करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। हम बोले बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे सर, हमको K का यूनिट गिवन है क्वेश्चन में, K का यूनिट गिवन है क्वेश्चन में, और अगर K का यूनिट गिवन है तो फिर हमको और कुछ देखने का जरूरत नहीं है, और ये हमको सीधा सीधे से दिख रहा है कि K का यूनिट अगर टाइम इनवर्स है, K का यूनिट अगर टाइम का इनवर्स है तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर वो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन। ठीक है, तो ये सीधा सा पता चल गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस तरह से। अभी कैलकुलेशन जब आएगा तब आएगा, अभी तो सिर्फ देख करके पहचान लेंगे। यूनिट देखे, के का यूनिट पता चल गया, हम ऑर्डर बता दिए। और इस तरह से कई सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जब अगला क्लास आएगा तब हम रिलेशन बिटवीन, यानी कि ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।